पार्टनर और फर्म का डिसॉल्यूशन। कौन बताएगा डिफरेंस मुझे, क्या डिफरेंस होता है फर्म और पार्टनर के बीच में? अलग अलग हो गया। इसमें फर्म में और मे नॉट डिसॉल्व, मतलब फर्म बंद होगी ये जरूरी नहीं है। पार्टनर के डिसॉल्यूशन होने का मतलब होता है पार्टनर का रिटायरमेंट या पार्टनर का डेथ। पार्टनर के रिटायर हो जाने से, किसी एक पार्टनर के रिटायर हो जाने से या किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाने से फर्म बंद होगी जरूरी नहीं है। उसको कंटिन्यू किया जा सकता है किसके द्वारा? रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। रिमेनिंग पार्टनर मिलके चला सकते हैं। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मतलब होता है कंप्लीट फर्म का डिसॉल्व होना। डिसॉल्व होना मतलब घुल जाना, घुल के पैसे में कन्वर्ट हो जाना। घुल के पानी में मिल जाना नहीं, घुल के पैसे में कन्वर्ट हो जाना, पैसे से लायबिलिटी का पेमेंट हो जाना और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को वापस मिल जाना। यही काम करना होता है। डिसॉल्यूशन में एडमिशन का उल्टा, मतलब अब फर्म को चालू नहीं करना है, फर्म को बंद करना है। फर्म का बंद करना एक बड़ा टर्म है। अगर हम बात करें फर्म का बंद करना तो यहाँ तो कोई उपाय ही नहीं बचा, ये ग्रेटर टर्म है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक बड़ा टर्म है, इसके अंदर ही पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन जुड़ा होता है। फर्म का बंद होना मतलब कि अब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। क्यों होगी डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म? जब कोई पार्टनर ही नहीं बचा बिजनेस चलाने के लिए, जब कोई चलाने ही नहीं चाहता है, या तो पार्टनर्स अपनी विल, अपनी इच्छा मर्जी से चाह रहे हैं पार्टनरशिप को बंद करना, या तो वो चाह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर मिल गया कि इलीगल कोई एक्टिविटी कर रहे थे तो कोर्ट ने बोल दिया बंद करो ये पार्टनरशिप को, ठीक है। या कोई केस वेस हो गया था उस नाम से, कोई थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्शंस आ गया था, कुछ आ गया था, या इनकैपेसिटी हो गई बिजनेस को आगे रन कर पाना, या अभी तक वो लीगल प्रोडक्ट था अब वो अचानक से क्या हो गया, इलीगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, या पर्टिकुलर एक फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप थी या पर्टिकुलर टास्क की पार्टनरशिप थी, वो टारगेट कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम लोगों ने, मैं और विशेष जैन ने, हम लोगों ने मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी AB कंस्ट्रक्शन लिमिटेड करके, AV कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, आयुष विशेष कंस्ट्रक्शन लिमिटेड करके, पार्टनरशिप एसोसिएट करके, लिमिटेड नहीं, पार्टनरशिप एसोसिएट्स करके हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी। और वो बनाई थी कि अकलतरा से बिलासपुर जाने के लिए 3 किलोमीटर का ओवरब्रिज हमको तैयार करना है। हम लोग बड़े ठेकेदार थे, करीब हमको 6,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला था 6 लेन तैयार करने का। 6 लेन का 3 किलोमीटर का हमको क्या बनाना था, रोड बनाना था। तब वो मैं अकेला नहीं था काफ़ी, तो उसके पास जितने भी टूल्स लगते थे, मतलब वो जो बुलडोज़र्स और दुनिया भर की चीज़ें लगती वो सब उसके पास थी, और लेबर और रॉ मटेरियल और पैसा फंसाने का काम मेरा था। तो हम लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप में आके इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हमारी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अब हमने उसके लिए जो भी सामान खरीदा होगा वहाँ पे, अब भाई हमारे पास सारा सामान तो काफ़ी नहीं था, हम सब अपने घर से लेके आए, वो कैपिटल का पार्ट बन गया। अब हम उन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे, पे करेंगे। या तो पे कर सकते हैं, या तो पार्टनर बोलेगा नहीं नहीं क्यों बेचूंगा, मैं घर वापस ले जाता हूँ। तो कुछ चीज़ों को वो ले जा रहे हैं। हमने तो खुद पैसे लगाए थे और हमने कुछ अपने घर वालों से भी पैसे लगा दिए थे। जैसे विशेष के घर वालों ने कुछ पैसा लगा दिया था, मेरी वाइफ ने कुछ पैसे लगा दिए थे, है ना। अब मैं उसका रिपेमेंट करता हूँ, मैं खुद करता हूँ रिपेमेंट या फर्म के थ्रू होता है रिपेमेंट। यही सारी चीज़ों को हमको अब डिसॉल्यूशन में पे करना है, मतलब पूरी फर्म का बंद की अकाउंटिंग करना है। क्या करना है, पूरे फर्म के बंद करने की, क्लोज करने की अकाउंटिंग करना है। अब इसमें क्या है ना, पेमेंट करने का सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस हम बाद में देखेंगे। अब डिसॉल्यूशन में क्या करना है, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हिसाब किताब करके घर जाना है। हम अकाउंटेंट हैं, हमको दिया गया ये काम सौंपा गया है, और ये जो काम सौंपा जा रहा है ना, ये अब इतनी बड़ी फर्म है हमारी, उसके लिए भी हमने एक अकाउंटिंग फर्म हायर करी जिसका नाम है डेलॉयट। हमने डेलॉयट को हायर किया है कि आओ हमारी कंपनी का क्या करा के दो, डिसॉल्यूशन करा के दो। और इसको हम लोग वैल्यूअर अकाउंटिंग भी बोलते हैं। जो ऑक्शनर कराएगी कंपनी, आएगी हमारे सामान की बोली लगवाएगी, बोली लगवाने के बाद उनको बेचवाएगी, उनसे पैसे रियलाइज़ करेगी, रियलाइज़ करने के बाद हमारी सारी लायबिलिटीज़ को पे करेगी। पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें अपना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस काटेगी। अब जिस फर्म को मैंने रखा है उस फर्म को मैं क्या दूंगा, रियलाइजेशन का एक्सपेंस कमीशन दूंगा, और वो कमीशन देने के बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स में, मतलब हम दोनों के में बांट देगी। और वो भी खत्म, बुक्स भी खत्म, हमारे पास पैसा भी आ गया, सबका हिसाब खत्म। बुक्स ऑफ अकाउंट की, मतलब फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो क्लोजिंग करने की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं इस चैप्टर में। क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग करने की अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है?
हाँ। अब बेटा जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी सौंप रहा हूँ, बुक्स किसकी है? हमारी, हम मेंटेन करते थे, हमारी फर्म में हम मेंटेन करते थे, हम ही अकाउंटेंट थे। तो हमारे पास में जब भी जो चीज़ें थी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये चीज़ों को, हम किसको दे रहे हैं? कंपनी को दे रहे हैं। तो हम जिसको दे रहे हैं उसके लिए हम अपने पास सेपरेट बुक्स बना के रखेंगे। हमको पता तो होना चाहिए ना हमने क्या क्या चीज़ें दी, क्या क्या चीज़ें नहीं दी। उसके लिए हम बनाते हैं क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जहाँ से पैसा क्या होगा? रियलाइज होगा एसेट्स को बेच के, और लायबिलिटीज़ का भी रीपेमेंट होगा। और रीपेमेंट होने के बाद, बेचने के बाद, फिर रीपेमेंट होने के बाद बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा सरप्लस या डेफिसिट बना करके, और फिर वहाँ पार्टनर्स कैपिटल से भी पेमेंट कर दिया जाएगा। तो 3 अकाउंट बेसिकली हम यहाँ पे ओपन करते हैं। कौन से 3 अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, बैलेंस शीट। पार्टनर्स का कैपिटल एज वेल एज करेंट अकाउंट अगर दिया हुआ है तो बेटा कई बार बुक में लोन अकाउंट भी खोल देते हैं। हमारा कोशिश होता है कि हम लोन अकाउंट को ना इसी में मर्ज कर दें। तो बुक में आपको लोन अकाउंट अलग से दिख जाएगा, पर हम अगर लोन अकाउंट को ना भी खोले ना, इधर ही मर्ज कर देना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा कर सकते हैं, हमारा एक अकाउंट बच जाएगा बनाना कंजेंट। और चौथा और आखिरी बनता है जिसका नाम है कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक का बैलेंस हम मर्ज कर देते हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि फाइनल पेमेंट तो हमको कहाँ से करना पड़ेगा? कैश और बैंक से, सबका हिसाब किताब। तो यहाँ कैश और बैंक में ना कुछ बैलेंस नहीं बचेगा, नो क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि जितना भी बचा कुचा पैसा सब किसको दे दिया? पार्टनर्स को दे दिया। तो ये अकाउंट टैली अगर हो गया ना, कैश और बैंक का बैलेंस का कोई क्लोजिंग नहीं आया, ओपनिंग तो होगा बैलेंस पर क्लोजिंग कुछ नहीं बचा, इसका मतलब कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिसोल्यूशन सही हुआ है। अगर कुछ बैलेंस बच रहा है ना, मतलब भैया गलती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बांटने में आपने क्या किया है? गलती करी है। ये यहाँ पे कोई बैलेंस शीट नहीं बनती। बैलेंस शीट तो तब बनाते हैं जब हम एक प्रिंसिपल को लेके चलते, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस एक इंडेफिनाइट पीरियड तक चलते ही रहेगा। अरे यहाँ चलाना थोड़ी, यहाँ तो बंद करना है, खत्म करना है कहानी, बेच बाच के घर जाके सो जाना है। तो यहाँ काहे के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे? बैलेंस शीट तो तब बनाते जब एसेट्स लायबिलिटीज को कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड करना होता। यहाँ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड करना ही नहीं है, यहाँ तो बिजनेस को खत्म करना है, क्लोज करना है। इसीलिए बैलेंस शीट नहीं बनेगा। क्या बनेगा? कैश और बैंक का फाइनल पेमेंट बन के खत्म कहानी, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगी, फिर धूल खाते रहेगी वो किताब। समझ आया? ये 4 चीज हमको यहाँ पे बनाना सीखना है। कौन से चैप्टर में? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। अब इस 4 में ना जो ये रियलाइजेशन अकाउंट है ना, एग्जाम में इसका जर्नल एंट्री आएगा, पर तुम अगर सीधा जर्नल एंट्री सीखोगे तो मर जाओगे। इसलिए पहले इसका लेजर सीखो, लेजर दिमाग में सोचना और जर्नल एंट्री पोस्टिंग करके आना एग्जाम में। क्या बोला मैं? लेजर दिमाग में अभी क्या चीज की प्रैक्टिस करो? लेजर की। एग्जाम में दिमाग काम ना करे तो रफ पेज में क्या बना लेना? लेजर बना लेना, और उसी लेजर से जर्नल पोस्टिंग में आंसर बना के आ जाना। और हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि रफ में लेजर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, वो तुम्हारे दिमाग में मैं अभी सेट करा दूंगा प्रैक्टिस करा के। 5 दिन लगेगा इस चैप्टर को मैक्सिमम, और मुझे नहीं, आपको सॉल्व करने में, और मिनिमम 2 दिन में हो जाएगा, आज और कल में। अब आपके ऊपर है कैसे करना है। कम से कम 2 दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, उसके ऊपर लगता है नालायक हो तुम, समझो। ठीक है, आज पहला दिन है, मैं कल तक कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर। आज और कल में चैप्टर ख़त्म कर दूंगा मैं अपने साइड से पूरा 2 दिन में, आज और कल में। तो कल तक हो जाना चाहिए तुम्हारा भी ख़त्म, आज पहला दिन, मिनिमम 2 दिन में। जैसे देखो भाई, रियलाइजेशन अकाउंट 3 स्टेज में बनता है। पहले दिमाग में मैं जो बता रहा हूँ वो फीड करो। 3 स्टेज लिखा नहीं रहेगा बुक में, स्टेज आपको ऐसा स्टेज बताना भी नहीं है, किसी को नहीं बताना है, ये बात बुक में भी नहीं लिखी है, पर एक्चुअल में रियलाइजेशन 3 स्टेज में बनता है। इसीलिए रियलाइजेशन समझने में दिमाग खराब होता है, क्योंकि तुम पहले जब तक समझ रहे थे एसेट्स लायबिलिटीज का ट्रांसफर हो रहा, अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे भैया अब देखना सुनना ध्यान से ना, स्पीड में ख़त्म कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना भैया। ठीक है, आप बोलते हैं एसेट्स के पास में फर्म के लिए डेबिट बैलेंस है। हम मान लिया एसेट्स के पास में डेबिट बैलेंस होता है,
हम मान लिए भैया एसेट्स हमारे लिए फ़ायदा है हमारे फर्म के लिए, तो एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटीज़ हैविंग क्रेडिट बैलेंस, बहुत अच्छी बात है आयुष भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, हम मान लिए हमारे पास सारे एसेट्स दिए हुए थे, हमारे पास सन्ड्री, सन्ड्री मतलब होता है विभिन्न, सुंदरी मत बोल देना, एक बच्चा सुंदरी पढ़ रहा था उसको मैं बोला भाई साले तेरे दिमाग में सुंदरी बसे हुआ है, सन्ड्री एसेट्स है वो, ठीक है। अब एसेट्स में क्या क्या होता है, खुद कैश होता है, बैंक बैलेंस होता है, स्टॉक होता है, डेटर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, प्लांट होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, गुडविल होता है, पेटेंट होता है, और एक्रूड कमीशन या इनकम होता है। इतनी चीज़ें हो सकती है, मैंने वैरायटी इसलिए बना दी ताकि समझ में आए। वो मशीनरी, हाँ, और तुम प्लांट एंड मशीनरी लिख लो ना यार, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो ना यार, एक ही बात है, तुम समझ गया ना, आप सब थोड़ी लिख सकते हो, भावनाओं में जाओ। एसेट्स है ना यार, एसेट्स में कैश और बैंक क्यों नहीं रहेगा? मैं भी रियलाइजेशन नहीं बनाया हूँ, मैं रियलाइजेशन कहाँ बनाया हूँ, ये क्या लिखूँ, क्या रियलाइजेशन है? ये बैलेंस शीट है भाई, दिस इज क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है ABC का, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस एक साथ लिख देता हूँ भी, कैपिटल और करंट अकाउंट का अलग अलग दिया रहेगा, जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। क्रेडिटर या बिल पेबल दे दिया है मेरे को, हाँ, मिसेस ए लोन दे दिया है। अच्छा, यहाँ एसेट साइड में भी देगा कुछ, मिसेस बी को हमने लोन दे दिया था, यहाँ अगर एसेट्स में लिखा है तो ये हमने लोन दिया था बी को, और ये हमने मिसेस ए से लोन लिया था, ये दोनों ही आउटसाइडर हैं। अब ए और बी से रिलेटेड हैं तो वो फर्म से रिलेटेड है थोड़ी, फर्म से रिलेटेड तो पार्टनर ए और बी है, उनके घर वाले थोड़ी, तो उनके घर वाले फर्म के लिए क्या माने जाएंगे? आउटसाइडर्स माने जाएंगे। समझ आई बात? वो इंटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं करना है तुमको। हम क्या है यहाँ कंफ्यूज करता है ऐसा लिख करके, ये ध्यान रखना। फिर EPF का पैसा दे दिया है, क्या होता है EPF? चप्पल निकाल के मारेगा। व्हाट इज EPF? चप्पल निकाल के मारेगा। बांट देंगे तब मारेगा ना। हाँ, वो बस याद रखो, चप्पल निकाल मारेगा, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉय बार बार रिपीट करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व एक्सेट्रा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब दे दिया है, ठीक है। इतनी बातें दे दी। और कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो अनरिकॉर्डेड है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ था। कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लायबिलिटीज के ऊपर भी आपको डिटेल दे दिया रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। वो चीज़ें बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी ट्रांसफर एंट्री नहीं बनेगी। अब बेटा देखो किसको किसको आपको ट्रांसफर करना है। बेटा बकायदा इज्जत से कैश का बैलेंस छोड़ देना, बैंक का बैलेंस छोड़ देना, और पूछो क्यों। हाँ, यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे सकता है डेबिट साइड में, ए करंट अकाउंट भी दे सकता है कि हमको ए को देना था, मतलब लेना था पैसा करंट अकाउंट से, देना नहीं था, उल्टा लेना था। अरे उतना रुपया उसका पिछले साल डेफिसिट रहा होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट में उसके करंट अकाउंट में चला गया होगा, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड आ गया। अगर एसेट साइड कुछ आ रहा है तो लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो क्या है? लॉस है, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, और क्रेडिट दिया है तो प्रॉफिट है, अनकैपिटलाइज्ड लॉस, ठीक है। अब बेटा देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये लो, ए इसका करंट अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। लोन अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, ये गुडविल का बैलेंस। गुडविल में ना लड़ाई है, गुडविल में ना बहस है, बहस। ये दोनों जगह आ सकता है, रियलाइजेशन में भी आ सकता है और पार्टनर्स कैपिटल में भी जा सकता है, बात एक ही है। कुछ लोग बोलते हैं भैया वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डाल देंगे ना, रियलाइजेशन में नहीं भेजेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड गुडविल है बुक से हटा देंगे, तो वो भी सही है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं भैया एसेट्स के साथ इसको कहाँ भेज देंगे, सारे एसेट्स जब भेज रहे हैं तो रियलाइजेशन में इसको भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों ही सही है तरीका। अगर तुमने इसको पार्टनर्स कैपिटल में भेज दिया और बुक क्या किया मालूम, कुछ क्वेश्चन में गुडविल को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है और कुछ क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड भेज दिया, रियलाइजेशन नहीं बांटा। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, करना कहना क्या चाहते हो भाई, बोलोगे तुम साला आधे में तुम ऐसा कर रहे हो, आधे में तुम ऐसा कर रहे हो। बुक खुद कंफ्यूज किया आंसर बना करके,
पर तुमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों अप्रोच सही है। अब इसका लॉजिक समझो, अरे चाहे तुम उसको यहाँ बांट दो, लॉस बन जाएगा, अल्टीमेटली रियलाइजेशन में लॉस आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के ओल्ड रेशियो में बटेगा, और वो लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा। इनडायरेक्टली गया ना गुडविल का लॉस पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड में। या तुम उसको पार्टनर्स कैपिटल के सीधा डेबिट में दिखा दो तो भी लॉस दिखा दिए, चाहे तुम कान ऐसे पकड़ो, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल में सीधा दिखा के, चाहे तुम ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ा है ना, एक ही बात है ना, बस वही हो रहा है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट साइड में आएगा ही आएगा, चाहे डायरेक्टली आए चाहे रियलाइजेशन का लॉस बन के आ जाए, इनडायरेक्टली आए। अब आप बोलोगे भैया रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ, अरे तो मेरे भाई रियलाइजेशन में जितना प्रॉफिट होना था ना, उतने से गुडविल ने प्रॉफिट को कम कर दिया, तो कम प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है, इफेक्ट वही पड़ेगा, करके देख लेना। बुक ने जो अगर किया होगा ना, रियलाइजेशन में डाला होगा, तुम पार्टनर्स कैपिटल में डाल के देख लेना, तो भी तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल और बुक का कैपिटल का बैलेंस मैच करेगा, मैच करेगा, क्योंकि वो दिखाने का तरीका है। समझ आया? सिर्फ गुडविल के साथ बोल रहा हूँ, बाकी के साथ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, पेटेंट अगर दिया है तो उसको भी राइट ऑफ करोगे, पेटेंट और चाहो तो राइट ऑफ करें तो रियलाइजेशन में भेज दो चुपचाप, ठीक है। अच्छा, ये एक्रूड कमीशन सबको भेज दो, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ क्या क्या रखने की जरूरत है, जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है, इनको छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं, किसको छोड़ के, गुडविल, कैश बैंक और पार्टनर्स का करंट अकाउंट का एसेट साइड में, और डेटर्स में पीएफडीडी बना दोगे। हाँ, डेटर्स में पीएफडीडी मैं लायबिलिटी साइड लिखता हूँ, वो पीएफडीडी को भी तुम रियलाइजेशन में भेज दो। अच्छा, डेटर के पास कौन सा बैलेंस होता है, तो पीएफडीडी के पास कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्योंकि वो डेटर से माइनस होते हैं, तो जो डेबिट को कम करे वो क्रेडिट। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि पीएफडीडी को मैं अपने दिमाग में एक अलग सोचूं, क्योंकि अगर डेटर के साथ सोचूंगा ना तो मैं गड़बड़ करूंगा हर जगह पे, वो बेड डेट पीएफडीडी सब बनाने में, रिवैल्यूएशन में भी, हर जगह। ये बहुत बड़ा ना एक तो श्राप है हमारी बुक का, बोल सकते हैं, या अकाउंटिंग का, कि हम डेटर से माइनस करके दिखाते हैं, उसमें हमारा कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ होता है। तो वो बेटर है कि उसको लायबिलिटी साइड दिखाया जाए। उसका जो घर है भाई, तो अपने घर ही में रहे कर, इधर उधर मत जाए कर, हम लोग तकलीफ हो जाता है, बात समझ रहे हो। अब वो इधर से माइनस हो जाता है, सारा दिमाग हमारा खाता है कि रिमेनिंग डेटा नीचे वाला रहेगा माइनस करने के बाद वाला, या ऊपर वाला रहेगा, और उसके चक्कर में वो पीएफडीडी का अमाउंट नहीं निकलता, परसेंटेज कि इस पे निकालें कि उस पे निकालें। इसलिए भैया तुम अपने घर में रहो, दूसरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है, डेटर पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम किनारे पड़े रहो, तुम्हारा नेचर अलग है, तुमको बनाया गया प्रोविजन के नाम से, गुल्लक हो तुम, गुल्लक में रहो, अपनी लिमिट्स में रहो, इधर जाने की जरूरत नहीं है। हम भाई मैं ये अप्रोच से चलता हूँ, ठीक है। इतने चीज को छोड़ करके बाकी सारे एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अब तुम तो समझ ही गए हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। सर ये सब चीजों के पास कौन सा बैलेंस है, डेबिट। इसको जब ट्रांसफर करूंगा, सारे एसेट्स को क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर। क्यों ट्रांसफर कर रहा हूँ, अरे अपने वैल्यूअर को नहीं दूंगा, क्या करने के लिए, अरे बेचेगा ना मेरा वैल्यूअर, क्या करेगा, इन सबको बेचेगा, वो बेचेगा, मैं उसको दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, अपने वैल्यूअर को, ये भाई जा तू बेच, इसको बेच के पैसा ला, बोली लगवा इसकी, ये सबको तू ले जाए यहाँ से मेरे पास से। अब कैश को तो थोड़ी दूंगा कि कैश बेच, कैश तो खुद कैश में है ना, बाकी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कराने के लिए दे रहा हूँ, इसलिए उसको छोड़ दिया, कैश को, गुडविल को छोड़ दिया, करेंट अकाउंट के बैलेंस को छोड़ दिया, क्योंकि वो नीचे के अकाउंट में जाएंगे। जो भी चीज़ें नीचे के अकाउंट्स में जा रही है, क्या क्या चीज़ें देखो, जैसे कि जो चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल की थी एसेट साइड में, जो चीज़ें लोन अकाउंट की थी, अगर लोन को अलग से दिखा रहे हो तब की बात कर रहा हूँ, और जो कैश और बैंक बैलेंस में जाना है उसको तुम रियलाइजेशन में मत भेजो एसेट साइड का, क्योंकि उसके लिए तो अलग से आप डेडिकेटेडली अकाउंट बनाए हो ना। समझ आ रहा है क्या बोला? उनको छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को आप क्या करोगे, ट्रांसफर। अब एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए डेबिट से क्या कर दो, क्रेडिट। बेटा अब जितने भी एसेट्स हैं ना, वो एक एक का नाम तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए उनको केस नाम से संबोधन दे रहा हूँ, सन्ड्री, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स। तो डेबिट से क्या कर दिया उनको, क्रेडिट। और किसको डेबिट कर दूं, रियलाइजेशन, सॉरी रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये मैं एसेट्स को क्या करने के लिए दे रहा हूँ, रियलाइज करने के लिए, इसलिए क्या नाम लिख दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम लिख दिया बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा रियलाइजेशन में ना एस भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होता है। तुम्हारी बुक में एस ही मिलेगा लिखा हुआ, पर जेड भी लिखा जा सकता है, गलत नहीं है। रियलाइजेशन या रियलाइजेशन दोनों ही सही है। वैसे नहीं, वैसे आपकी पूरी बुक्स में आपको एस मिलेगा, पर जब आप कभी कॉलेज की बुक्स खोलेंगे तो वहाँ बहुत सारी जगह पे जेड भी लिखा मिल जाएगा आपको,
तो गलत नहीं है, पर आपके सीबीएसई में एस बोला है तो आप एस ही लिख लो। पर अगर कहीं जेड भी लिख के आ गए ना, या एग्जाम में याद नहीं आया कि जेसन था जेसन, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जो मर्जी लिख दो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ की एंट्री बन गई बेटा बताओ? एसेट्स के ट्रांसफर करने की। किस चीज़ के ट्रांसफर करने की? तो कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफर करे जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में? ये सारे एसेट्स, इनको छोड़ के कैश, बैंक और लोन अगर छोड़ना चाहो तो, नहीं तो लोन को भी ट्रांसफर कर दो, लोन को भी ट्रांसफर कर दो। मतलब कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल को छोड़ करके बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। और एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल भी रियलाइजेशन में भेज सकते हो, ऑप्शन है, क्योंकि कई बार बुक भेज देगा, कई बार नहीं भेजेगा, ठीक है। तुम्हारे मतलब अच्छी बात है ना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम चाहो तो भेज दो, नहीं चाहो तो मत भेजो, क्लियर है। लायबिलिटीज में कैपिटल और करेंट अकाउंट के बैलेंस को छोड़ दो, कैपिटल और अकाउंट के बैलेंस को छोड़ दो, और लोन वोन को भी भेज दो यार, हम अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम नहीं चाहते कंजट करना, एक और अकाउंट बनाना, भेज दो। ईपीएफ को भी भेज दो, क्योंकि वो पार्टनर्स के में नहीं बटता, चप्पल निकाल के मारता है। वर्कमैन कंपेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और जनरल रिजर्व को, इनमें थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है, ये इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसको रियलाइजेशन मत भेजो, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में बटता है, इसलिए इसको कहाँ नहीं भेजो? रियलाइजेशन में। लेकिन एक केस में रियलाइजेशन में आएगा, कौन? ये इन्वेस्टमेंट और ये फ्लक्चुएशन में ऑप्शन है, ये एक केस में कहाँ आ जाएगा? रियलाइजेशन। मतलब ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि एक केस में इसको आप रियलाइजेशन भेजोगे, कब? जब इससे रिलेटेड वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम दिया हो, या इससे रिलेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम में बिक्री हो, तब। सोल्ड एट लेस देन बुक वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट थी आपकी 10 लाख की बुक्स में, और वो बिक गई कितने में? 9 लाख में, तो 1 लाख से कम में बिकी, तो फिर इन्वेस्टमेंट का पैसा आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? रियलाइजेशन में। या वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम दिया, देखो लिख देता हूँ, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया था आपको बैलेंस शीट में 50,000 का, नॉर्मली आप इसको रियलाइजेशन में नहीं भेजते, कहाँ नहीं भेजते? रियलाइजेशन में नहीं भेजते। अब ये एक प्रकार का क्या है आपके लिए? लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। इसको जब आप ट्रांसफर करते तो क्या करते? डेबिट करते। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये सिर्फ एक ही केस में करते, ऐसे तो जनरली ये कहाँ नहीं जाता, ये एंट्री बनती ही नहीं है। ये कहाँ जाता है? ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बन के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में। और ये कहाँ नहीं जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? रियलाइजेशन में नहीं जाता है। कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। लेकिन एक केस में रियलाइजेशन में जाएगा, कब? जब इससे रिलेटेड क्या दे दिया रहेगा? क्लेम। क्वेश्चन में क्लेम दे दिया रहेगा। अगर क्लेम दे दिया है तो फिर इसको आप कहाँ भेजोगे? तो इसको आप भेजोगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू WCR करके भेजोगे। वो क्लेम कहाँ रहेगा? अब वो क्लेम कहाँ रहेगा वो बात की बात है। क्लेम कहीं रिकॉर्ड नहीं था बुक्स में जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्लेम तो बाद में आएगा स्टेज 2 में। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रियलाइजेशन के स्टेज 1 की। स्टेज 1 मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना रियलाइजेशन में। व्हाट इज स्टेज 1? जहाँ पे आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट से उठा के कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। जिनके पास डेबिट बैलेंस हो उनको क्रेडिट करते हो, मतलब टू सन्ड्री एसेट्स, और ऊपर में रियलाइजेशन आ जाता है। और जिनके पास में क्रेडिट बैलेंस है, किनके पास में क्रेडिट बैलेंस है? लायबिलिटीज़ के पास में, हाईलाइटेड को छोड़ करके, हाईलाइटेड को छोड़ करके। और हाईलाइटेड में भी एक का एक्सेप्शन बता दिया हूँ। एक का क्या बता दिया हूँ? एक्सेप्शन। और मैं बताऊँ ये एक्सेप्शन आप भूल जाओगे, जब क्वेश्चन बनाओगे तो भूल जाओगे। तो वीडियो को फिर से चालू करके देख लेना, और जब आप मेरे पास वापस डाउट लेके आओगे ना इसका, मैं बोलूँगा वीडियो देख लो, डाउट नहीं बताऊँगा। याद आया? ये याद रखना जो मैं बोला, मतलब यही वाला डाउट लेके आओगे। अभी से बता रहा हूँ लेके आओगे, मुझे पता है ना, बता दे रहा हूँ, यही डाउट लेके आओगे गारंटीड। अभी बोलने के बाद भी लेके आओगे 110%, और सब लेके आओगे एक एक बार। अब बार बार बोलूँगा यही वीडियो देख लेना,
कि कब आएगा कब नहीं आएगा। डाउट क्या रहेगा मालूम भैया, कब उसको हम वर्कमैन को किसी किसी जगह पार्टनर्स कैपिटल में बांट दे रहा है, किसी किसी जगह रियलाइजेशन में डाल दे रहा है। तो क्यों ऐसा कर रहा है, कहाँ आएगा, इसका क्या फिक्स जगह है बता दो। तो बेटा वो एक्सेप्शन के चक्कर में रियलाइजेशन में डाल रहा होगा, ये बात मुझे बताना है, नहीं तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ही आता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ, देखो ये पिंक रंग से हाईलाइटेड है, तो इसलिए बोलूँगा वीडियो देख लेना। ये क्लियर है। अब इन सभी लायबिलिटीज के पास कौन सा बैलेंस है, इन सभी लायबिलिटीज के पास कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इन सभी को लायबिलिटीज को क्रेडिट से ट्रांसफर करने के लिए जब मैं लायबिलिटीज ट्रांसफर करूंगा कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्या एंट्री बन जाएगी बेटा, लायबिलिटीज को डेबिटिज कर दूंगा, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज कर दूंगा, लायबिलिटीज को डेबिट कर दूंगा, भाई बीच में मत बोलेगा, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन हाँ ये हो गया लायबिलिटीज ट्रांसफर करने का। तो क्या क्या चीज़ स्टेज 1 में आई, आपको समझ में आया? क्या आप अगर बोलें तो ये जो स्टेज 1 मैंने लिखा है रियलाइजेशन का, क्या मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स लिख सकता हूँ क्या? एक्सेप्ट, क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं? गुडविल, लोन, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब वही फिक्टिशियस एसेट्स, और करेंट अकाउंट। और लोन अकाउंट को तो मैं जानबूझ के यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यहीं भेजूँ। लोन के लिए मैं अलग से अकाउंट नहीं बना, मैं चाहता ही हूँ यहाँ आए, बुक वाला नहीं चाहता, उसके लिए वो अलग से बना रहा है। तो बुक का और हमारा आंसर फिर मैच नहीं करेगा, ना 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 करेगा, कैश और बैंक बैलेंस मैच करेगा, वही तो मतलब है। एक ही मतलब होगा अल्टीमेटली। कैश बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, होगा। तुम ये डाउट लेके मत आना मेरे पास कि भैया ये तो कैश और बैंक का अलग से बनाया, यहाँ नहीं ट्रांसफ़र किया। ओ बेटा उसके परेशानी में मत जाना, तुम यही भेज देना, तुम्हारा बैलेंस शीट टैली मतलब तुम्हारा कैश बैंक बैलेंस टैली करेगा। समझ आई बात? अब तुमको अगर इतनी तकलीफ हो रही ना भैया, यहाँ एक्सेप्शन में लो डाल दो, लोन के लिए तुम अलग से अकाउंट बना लेना, तुमको मेहनत करना ही है तो कर लो ना भाई, मेरा कहा जाता है। डायरेक्ट बैंक में भी तो डाल सकते हैं ना भी। हाँ लेकिन उसका लेजर तो दिखाना पड़ेगा ना कि बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो जरूर लोन अकाउंट सेपरेट मेंटेन करे होंगे, इसीलिए दिखाते हैं। और बेटा लायबिलिटीज़ के पास क्रेडिट बैलेंस था तो सन्ड्री लायबिलिटीज़ को बाय सन्ड्री लायबिलिटी लिख देता हूँ, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। बाय लिखने का मतलब क्या होता है, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही तो बनाए थे ना। एक्सेप्ट बोलो, कैपिटल करेंट अकाउंट WCR एक्सेप्शन विथ एक्सेप्शन, ध्यान रखना WCR IFR विथ एक्सेप्शन, स्टार लगा दियो। जी यार। दोनों एग्जाम में कोई एक्सेप्शन नहीं था, और उसको तो यहाँ नहीं, उसको तो पार्टनर्स कैपिटल में ही हमेशा जाएगा जनरल। और नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और किसी को EPF थोड़ी लगता है एक्सेप्ट में, EPF कहाँ आएगा? तो EPF पार्टनर्स कैपिटल में तो जाता नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ से एक और चीज़, लोन, अगर लोन को आप सेपरेट दिखा रहे हो तो लोन को अगर आप सेपरेट दिखा रहे हो पार्टनर्स का लोन अकाउंट, तो फिर वो यहाँ नहीं दिखा के आप अलग से दिखाओ। तो भाई इनको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें, तो बताओ EPF कहाँ आएगा? यहीं आ जाएगा ना। एक्सेप्शन में सिर्फ इतनी चीज़ें थी कि इनको छोड़ के बाकी सब रियलाइजेशन में आता है, तो EPF तो वहाँ जा नहीं रहा है, तो कहाँ आएगा? रियलाइजेशन में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। समझ आया? और EPF से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आपसे नहीं पूछेगा, तो उसका कोई EPF रियलाइजेशन में आता है, ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता ना। अरे भाई कहीं तो भेजोगे, और वहाँ नहीं बट रहा है तो कहाँ आएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में पड़ा रहेगा। लास्ट में तो पार्टनर्स के ही पास चले जाएगा ना। हाँ डायरेक्टली नहीं भेज सकते ना, क्योंकि वो चप्पल वाला बात है ना। और आपको EPF का एडजस्टमेंट CBSE करिकुलम में ऐड नहीं किया, कायदे से EPF का भी पेमेंट हो जाता है, पे ऑफ हो जाते हैं वो लोग, पर आपके बुक में शायद नहीं दिया, मैं एक बार चेक कर लूँगा।
अभी चेक कर लेता हूँ पेमेंट किया है कि नहीं किया। नहीं किया है अभी तक तो नहीं किया था, इस साल ऐड थोड़ी कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं किया है, हम लोग बनाए हैं तो। एक भी क्वेश्चन नहीं ईपीएफ का। हाँ क्योंकि ईपीएफ होगा ना, होगा ट्रांसफ़र करने का होगा, आपको सैंपल पेपर में दिखा दूंगा। ईपीएफ ट्रांसफ़र होता है, रियलाइजेशन में ही ट्रांसफ़र होता है, रियलाइजेशन में ही ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगा नहीं। के साथ में ही लोन अकाउंट बना सकते हैं स्लैश करके, पार्टनर्स कैपिटल है स्लैश लोन अकाउंट। कैसे बनाएगा? नहीं, ऐसे पूछ में रहा एक काम हूँ। कर, बैलेंस शीट के साथ में पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन नहीं बना सकते हैं स्लैश करके? नहीं, पूछ पागल रहा वाली हूँ। बात कर रहा है, मैं भी पूछ रहा हूँ। अरे ऐसा लगा अचानक से डाउट आया। हाँ तो मैं भी डाउट बता दिया तेरे को। हाँ मुझे तो अभी आपके बुक के क्वेश्चंस में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चन में दिखा दूंगा जहाँ पे 2-3 बार ईपीएफ आया है उसमें है पिछले कई साल में। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स में होगा। है ना, प्रैक्टिकल में है, देख लो ईपीएफ है यहीं आसपास होगा। मैं सब में टिक भी लगा है पहले और पहले यहीं। नई बुक में जानबूझ के आपके में वो टर्म ही नहीं दिया है ताकि कंफ्यूज हो, लेकिन पुरानी बुक्स में है, अगर देखोगे तो मुझे याद आ रहा है 2023-22 का। हाँ एग्ज़ाम में आया तो आप कहाँ डालोगे विशेष? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाल देना मुझे, पता तो है ना, मैंने बताया ना, बुक में नहीं दिया तो क्या हो गया, मैं तो बता दिया ना। ठीक, अच्छा बेटा अब देखो बहुत से टीचर ये बोलते हैं बेटा पेमेंट यहाँ से कर देना टू बैंक और एसेट्स का रियलाइजेशन यहाँ से कर लेना, ऐसा बताएंगे वो आपको। बैलेंस शीट का उल्टा यहाँ आ गया बस और इनका पेमेंट करने का ये आ गया और इधर सरप्लस एसेट निकाल लो, इतना आसान है बोलेंगे। तो वो सही बता रहे हैं, गलत नहीं है, पर वो जुगाड़ है। अच्छे से वो नहीं उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज क्यों हो रही है वो बताना जरूरी है ना, वो नहीं समझाएंगे। वो बोलेंगे तुम्हारा काम, क्योंकि बहुत से टीचर्स को मतलब ये होता है कि तुम्हारा मार्क्स आना चाहिए, उनका स्कूल में पढ़ा देना होना चाहिए, बच्चों के समझ में आना चाहिए, बच्चा समझ जाए, एग्जाम में बना ले, मार्क्स ले आए, खत्म, टाटा बाय बाय। और ऐसा करने में ना जनरल एंट्री नहीं बनती। रटा देंगे बस। ऐसा करने में क्या दिक्कत है मालूम? जनरल एंट्री नहीं बनेगी। फिर वो आपको जनरल एंट्री का जुगाड़ क्या बताएंगे? जो रटाया था ना उसको वर्किंग नोट में बना लेना, उससे एंट्री निकाल लेना और एंट्री को मेन आंसर में दिखा करके आ जाना। वो जुगाड़ में जनरल एंट्री भी सिखाती है, पर उसको तुमको कोई लॉजिक नहीं है, आगे चल के वो चैप्टर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, सिर्फ बोर्ड्स में मार्क्स पाने का जुगाड़ ही बन के रह जाएगा। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्कूल टीचर ना, वो भले ही ऐसा बता दिए होंगे अगर, लेकिन वो ट्रेमेंडस नॉलेज है, गुरुदेव हों, है ना, वो उनके पास बहुत नॉलेज है। थिंक सर इज बेस्ट, वो गुरुदेव हों। तो तुम्हारे समय से नहीं, हमारे समय से भी टीचर हैं और हमारे बहुत से सीनियर जो हैं उनके भी टीचर हैं, और बहुत गुरुदेव हैं उनको, उनके पास नॉलेज मतलब ऐसा है कि वो ये तो अब तो लड़का चीज़ है उनके लिए। ABCD का भी बेसिक, वो उस समय की 12th की बुक अगर देख लोगे तुम मर जाओगे। कॉलेज वॉलेज के जितने चैप्टर्स होते थे सब 12th का पार्ट था और वो सबको पढ़ाएं वो। तो कहाँ हम लोग यार, वो गुरुदेव हैं, उनका हम लोग धूल वूल होंगे सब मान के चलो, तो उनको मैं जज नहीं कर सकता। आई कैन नॉट मेजर माई नॉलेज ऑफ पेंसिल फ्रॉम द नॉलेज ऑफ बुक। तो वो नॉलेज ऑफ बुक है भाई, उनसे मैं कंपेयर नहीं कर सकता। गुरुदेव मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो टीचर है उनकी इज्जत करता हूँ। हाँ वो उम्र हो गई ना यार, कितना एक्सप्लेन करेगा, यंग रहते तो बताते। एनर्जेटिक नहीं। हाँ अभी क्या थोड़ा सा लेजीनेस आ गया है, अब एक उम्र है ना यार, और तभी वो उस स्कूल में है, ये तो उतने प्रोजेक्टेड स्कूल में, और उस समय लगना कोई छोटी मोटी बात होती है क्या? ऐसे ही तुम्हारे स्कूल के सर भी हैं जो नॉलेज रखते हैं, उतना नहीं। हम लोग किस तुम्हारे स्कूल मतलब सॉरी सीपत समझ रहा था मैं, सॉरी सीपत समझ रहा, तुमको सीपत का बच्चा समझ रहा था, तुम्हारे स्कूल को मैं सीपत समझ रहा था, मैं भूल गया था। तो भाई उनका है भाई, उनका बहुत नॉलेज है। बाकियों को मैं नाम भी नहीं लेता, गिनती में भी नहीं लेता, ना नाम लेता ना गिनती में, मैं कुछ नहीं बोलता, नो कमेंट्स। चले बेटा, अब बेटा ये तो किस चीज़ की एंट्री थी? ट्रांसफ़र की। अब आप मुझे बताओ, बड़े 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 प्यार से बताओ मुझे, बस ये ख़त्म होने वाला है, चिंता मत करो, भेज देंगे आपको 5-10 मिनट में। रियलाइजेशन के पास में एसेट्स का बैलेंस आ गया है कि नहीं? अब डेबिट में एसेट्स रहा क्या? नहीं, डेबिट में नहीं रहा एसेट्स। एसेट्स ने अपना डेबिट का बैलेंस, अपनी सुपर पावर किसको दे दी है? रियलाइजेशन को दे दी है।
किसको दे दी है? रियलाइजेशन को। अब एसेट्स का डेबिट किसके हाथों में है? रियलाइजेशन के पास है। अब डेबिट में कौन पड़ा है? रियलाइजेशन पड़ा है। जब भी एसेट्स बेचोगे, अब आप बेचोगे क्या? नहीं, आपका वैल्यूअर बेचेगा। पर पैसा तो बिक तो रहा है ना, पैसे आ तो आपके पास रहे होंगे, उन चीज़ों के पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पैसे आ रहे हैं तो अपनी बुक्स में आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। क्या आप टू एसेट्स लिख सकते हो? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही एसेट्स को दे दिया है वैल्यूअर को, जा बेच। और बेचने के पहले ही दे दिया, जा बेच करके ना, तभी हमने ट्रांसफर एंट्री बना ली थी। हमने डेबिट में किसको डाल दिया था? वैल्यूअर को। अब वो वैल्यूअर हमको बेच के पैसे ला के दे रहा है, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? उस वैल्यूअर को क्रेडिट करेंगे। मतलब जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया था अब उसको क्रेडिट करेंगे, ना कि एसेट्स को। बहुत से बच्चों को ये डाउट आता है कि जब एसेट्स बेच रहे हैं तो बैंक टू एसेट्स क्यों नहीं लिखे? बैंक टू एसेट्स इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन में। अब क्रेडिट कौन होगा? रियलाइजेशन क्रेडिट होगा जिसके पास सुपर पावर है, जो ऑलरेडी कहाँ क्या हो चुका था? ट्रांसफर हो चुका था, डेबिट हो चुका था। एसेट्स ने अपना बैलेंस पहले ही ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। तो अब डेबिट से क्रेडिट किसकी बारी है आने की? रियलाइजेशन की। ये एंट्री बनती किसकी? जब एसेट्स क्या करे जाते हैं? सोल्ड होते हैं या रियलाइज्ड होते हैं। व्हेन एसेट सोल्ड टू बैंक टू रियलाइजेशन। अब समझ में आया? और ऐसे ही लाइबिलिटीज का देखो, लाइबिलिटीज को जब आप पे करते तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक करते, लेकिन लाइबिलिटीज का सुपर पावर, लाइबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, उसका पावर आपने किसको दे दिया है? रियलाइजेशन को। उसी को दे दिया कि भाई तू लाइबिलिटी भी पे कर दे। तो जब वो पे करेगा, मतलब आपके जेब से तो पैसा जा रहा है, अब आपको पैसा ला के दे दिया था तो आपके जेब से पैसा जा रहा है, तो आप टू बैंक तो कर लिए, लेकिन क्या आपकी लाइबिलिटीज क्रेडिट में पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। आपने लाइबिलिटीज का पैसा किसको भेज दिया था? रियलाइजेशन को भेज दिया था ट्रांसफर करते समय। तो अब आपका डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये किस चीज की एंट्री है? लायबिलिटी। व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, जब पे किया गया। अब बेटा यहीं पे बना देता हूँ सेकंड स्टेज को समझाने के लिए। मान लो रियलाइजेशन अकाउंट का सेकंड स्टेज है, रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, फिर बोलोगे नहीं तो क्या उर्दू में लिख दिया हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट का, तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आ जा रहा है? अब ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या? और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो, रियलाइजेशन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट साइड में क्या लिख देता हूँ? बाय बैंक। और क्या नाम लिख देता हूँ खुशी? एसेट्स सोल्ड या रियलाइज्ड। तो ये यहाँ पे एसेट ट्रांसफर हुआ था तो उसका यहाँ आ गया था, और ये इधर था तो ये इधर आ गया था। उसका लॉजिक ये था। वही समझ में आया? लेकिन बेटा कई बार क्या होता है ना, आपके बिहाफ में, समझना बात को, पैसा किसको देना था? रियलाइजेशन टू बैंक, लाइबिलिटी पे करना था फर्म को। आपके बिहाफ में ना पार्टनर दे दिया, तो आप क्या करना, ये टू बैंक को काट देना, और बैंक को काटने के बाद क्या करना, उतने का पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देना, क्योंकि उतने से एक प्रकार का वो एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, मुझे पता है ये फिर से बोलना पड़ेगा एक बार। मुझे कहने का मतलब ये बेटा, खर्चा फर्म का था, लोन का पेमेंट करना था आउटसाइडर को 1 लाख रुपए, है ना। हम पार्टनर थे, 1 2 3 हम पार्टनर थे। खुशी ने कहा कि अरे वो जा रहा था और हम लोग, हमारी फर्म पैसा लग रही थी उसका 1 लाख, मेरे जेब में 1 लाख रुपए पड़े हुए थे, तो खुशी ने 1 लाख का चेक काट के उसको दे दिया वहीं के वहीं। तो खुशी ने क्या किया, अपने घर के पैसे दे दिए बिजनेस का लोन चुकाने के लिए। तो क्या हमारे जेब से टू बैंक हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जो पैसा खुशी ने दिया है वो एक प्रकार से क्या माना जाएगा, फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माना जाएगा। उतने से खुशी के कैपिटल को फर्म को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो हम बस वही कर रहे हैं, खुशी के कैपिटल को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और रियलाइजेशन डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई। 2 काम हो गया इधर, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हमारी लायबिलिटी पेड हो गई, इसलिए इधर साइड लिख दिए। बस बैंक की जगह हम क्या लिख देंगे,
to partners capital account if liabilities are paid of the firm by the partner. if liability paid by partner, बस शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, किसकी लाइबिलिटी? फर्म की। तो यहाँ आ गया। ऐसे ही अगर कोई एसेट्स को पार्टनर ले जाता है तो हम क्या कर देंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल मान के उसकी क्या मान लेंगे? ड्राइंग्स मान लेंगे। एक प्रकार से क्या मान लेंगे? ड्राइंग। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जैसे देखो ना, एसेट्स बेचे थे तो बैंक टू रियलाइजेशन किए थे। अब आप क्या करो, बैंक की जगह क्या लिख दो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उतने से आप उसे कैपिटल को डेबिट कर दो, तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगा, याद रखना। क्योंकि जर्नल एंट्री देख लो ना, पार्टनर्स कैपिटल आया ना, ए बी। थोड़ा थोड़ा है समझ में, या क्वेश्चन बनाओगे तो थोड़ा थोड़ा और आएगा, इसका इम्पैक्ट वहां भी जाएगा। मैं क्या है, थोड़ा बेसिक बताते बताते एडवांस भी जोड़ते जा रहा हूँ ना यार, खत्म करना है। इतना क्लियर हुआ? अब एक खर्चा होता है जो वैल्यूअर को हमको पैसा देना है, वो भी यहीं लिख देते हैं, बीइंग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। और अगर हमारे बिहाफ में पार्टनर दे दिया तो बैंक की जगह पार्टनर का कैपिटल, कि खर्चा तो फर्म का था पर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म पार्टनर ने पे कर दिया अपने जेब से, टू बी ब्रॉन बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। और अगर ब्रॉन बाय पार्टनर पेड बाय फर्म होता तो क्या हो जाता? यहाँ नहीं आता, फिर वो उसके लिए बन जाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको 2 बार सुन लेना, रिकॉर्डिंग रोक के क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो विड्रॉन मान लेते। और अगर टू बी ब्रॉन बाय पार्टनर ए बट पेड बाय पार्टनर बी, तो उसका क्या इफेक्ट होता? नो इफेक्ट, क्योंकि पार्टनर ए ने पार्टनर बी को पैसा पार्टनर ए को देना था, पार्टनर बी ने दे दिया है। फर्म को क्या लेना देना भाई? जिसका खर्चा इसका था दे वो दिया, उससे फर्म का क्या लेना देना? इसी करा है, हमको क्या मतलब? पार्टनर का कुछ भी पर्सनल खर्चा बिजनेस को क्या मतलब? लेकिन अगर बोल दिया है टू बी पेड बाय ए बट पेड बाय बी एंड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो क्या एंट्री बनेगी? फिर हमसे रिलेटेड हो गया, क्योंकि लिख दिया टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो हम क्या करेंगे? ए कैपिटल डेबिट, क्योंकि देना इसको था, दे बी दी है, तो ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, ये रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर लिख दिया है हम रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस 20,000 का पार्टनर को दे दिए पहले से, और हम बोले पार्टनर को कि ये खर्चा जो भी होगा तू समझना, पर वो पैसा फर्म से निकाल के ले गया, तो पहले में तो हम रियलाइजेशन टू बैंक टू पार्टनर कैपिटल डालेंगे, जो हम उसको पैसा दिए 20,000। फिर बाद में जो पैसा फर्म का निकाल के ले गया, तो पार्टनर कैपिटल टू बैंक, वो विड्रॉन मानेंगे। तो यही सब रियलाइजेशन में जनरल एंट्री बन जाती है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की, जिसके क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ऐसा बोल के सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ रहा हूँ क्या क्या होना है। दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। समझ आया? क्लियर है कहानी? तो रियलाइजेशन का पूरा पोथा है एक्सपेंस का, कौन ब्रॉड है, कौन ब्रॉन करेगा, कौन पेड। ब्रॉड मतलब जिम्मेदारी, BRONE, यही है ना? BORNE है या BRONE है? BRONE, सही बोल रहा हूँ, ब्रॉन ना। अब बेटा देखो तीसरा स्टेज क्या होता है। तीसरा स्टेज होता है, अच्छा हाँ मैं एक चीज तो बताना भूल गया, अगर एसेट्स थे 10 लाख के, सुनना ध्यान से, एसेट्स थे कितने के? 10 लाख। आप उसको किधर दिखाए हो? विसर्जन एकदम ध्यान से देख, एकदम ध्यान से, खत्म कर रहा हूँ कहानी, सुन ले। क्यों लॉस और प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते बता रहा हूँ, सुन ले। देख 10 लाख के एसेट्स थे, 10 लाख को तूने पहले क्या मान लिया? डेबिट साइड में दिखा के लॉस, एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मान ले, क्योंकि सरप्लस और एसेट निकाल रहे हैं ना अभी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एक प्रकार से, मान ले। पर एक जैसा नेचर नहीं लगेगा नॉमिनल अकाउंट का, पहले में ट्रांसफर था, दूसरे में रियलाइजेशन था। जब रियलाइजेशन था तो रियल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहले में ट्रांसफर था तो कोई रूल नहीं लगा, ट्रांसफर एंट्रीज का रूल लग गया। एसेट्स को कम करने के लिए क्रेडिट करो, लायबिलिटीज को कम करने के लिए डेबिट करो। और तीसरे में लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो पहले वाले में पहले स्टेज में कौन सी एंट्री बन गई? इसलिए रियलाइजेशन समझ में नहीं आता अगर आप लॉजिक लगाना चाहते हो। तो पहले में था ट्रांसफर एंट्रीज का इफेक्ट, दूसरे में था रिसीविंग एंट्री का इफेक्ट, रिसीविंग या पेमेंट एंट्री का, रिसीविंग एंट्री या पेमेंट एंट्री, और तीसरे में है प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट। तो रियलाइजेशन 3 चीज से बनता है। इस चीज को आपके स्कूल के टीचर नहीं बता पाते, ये लाइन को, क्योंकि वो कभी खुद नहीं सोचे हैं इस तरीके से,
इसलिए नहीं बता पाते। और ये 3 अकाउंट में बनता है, इसलिए इसका कोई नेचर नहीं, एक नेचर नहीं है इसका रियलाइजेशन अकाउंट का। और किताब में लिखी है बात, पर वो कभी किताब पढ़े तब ना। किताब तो पढ़ते ही नहीं, थ्योरी पार्ट को खास करके हवा में उड़ाते हैं। हम उनके रख रख से वाकिफ़ हैं, क्योंकि वो टीचर नहीं, चोर बुद्धि के लोग हैं जो गलती से टीचर बन गए हैं। जो कुछ नहीं बन पाए वो टीचर बन गए हैं, ऐसे लोग ऐसा करते हैं। तो इसीलिए इस एजुकेशन सिस्टम की दिक्कत है कि एजुकेशन सिस्टम उनको भी टीचर बना देता है। ड्रॉबैक है जो टीचर बनने की योग्य नहीं थे। यस, बिल्कुल। This is not the proper time for having the conversation with me, sir. Please send me all the quotations and details in my WhatsApp number only, so that I can be available on WhatsApp only. Call is not a comfortable zone to have a conversation over call. So send me all the details and kind of things on my WhatsApp only. So whenever I will get the time of free time, definitely I will get back to you. Thank you so much for your time and concern, sir. अब तीसरे में क्या करते हैं बेटा? सरप्लस और डेफिसिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सरप्लस एंड डेफिसिट। बेटा देखो, हम यहाँ पे अब 10 लाख रुपए का लॉस जो था उसको मैं कहाँ रिकॉर्ड कर लिया हूँ? डेबिट में लॉस मान लिया पूरे 10 लाख का। ये मेरे भाई सुन, बेचा नहीं बेचा, बिका नहीं बिका, मान लेकर नहीं बिका तो पूरे 10 लाख का लॉस तो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था ट्रांसफर करते समय। एसेट्स को लॉस मान ले रहा हूँ, लायबिलिटीज को इनकम मान ले रहा हूँ, पहले ही बुक कर लिया हूँ। 10 लाख का डेबिट में लिखा के क्या मान लिया हूँ? लॉस मान लिया। अब 8 लाख में बिक गया। कितने में बिक गया? 8 लाख में बिक गया। 8 लाख में जो बिका है वो एक प्रकार से किस साइड रिकॉर्ड हो रहा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब वो क्या मान लिया? प्रॉफिट। 10 का माल कितने में बिक गया? 8 में। 10 का माल कितने में बिक गया? 8 में। 2 लाख का लॉस हुआ, 2 घंटा लॉस ऑलरेडी बुक्ड है। देखो कैसे बुक्ड है। 10 का लॉस था, हाँ, डेबिट दिखाया था, मतलब एसेट्स को लॉस मान लिए थे। 8 का प्रॉफिट था, नेट इफेक्ट कितने का लॉस है? 2 का ऑलरेडी लॉस बुक में रिकॉर्डेड है। दोबारा रिकॉर्ड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोबारा रिकॉर्ड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या 4 लाख हो जाएगा? 4 लाख होगा ना? हाँ, जो भी 4 लाख हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा 4 लाख हो जाएगा। तो दोबारा रिकॉर्ड करेंगे क्या लॉस को अलग से? आपको क्या डाउट लगता था भैया वो लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे? अरे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये तो फायदा है डिसोल्यूशन में, क्योंकि वो लॉस को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत ना, प्रॉफिट देखोगे तुम ना लॉस देखोगे तुम, वो दोनों ही चीजें बुक्स में अपने आप क्या हो चुकी है? रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि ट्रांसफर करते समय तुमने उसको उल्टा मान लिया, एसेट्स को लॉस मान लिया, लायबिलिटी को इनकम मान लिया। तो अगर कम और ज्यादा दे लो, जैसे लायबिलिटी थी, कितने की लायबिलिटी थी पहले में? 12 लाख की। कितने की लायबिलिटी थी? 12 लाख की। 12 लाख की, रेड रंग से लिख देता हूँ। आपने पेमेंट किया उसका, कितने का पेमेंट किया है? मान लो 10 लाख का पेमेंट किया है, तो 12 लाख की लायबिलिटी आपकी इनकम मान लिए थे आप 12 लाख का। आपके जेब से खर्चा कितना हो गया उसके लिए? 10 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक्स में क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। अलग से रिकॉर्ड करना पड़ा क्या? नहीं। यही कंफ्यूजन होता है आपको कि क्यों नहीं करना पड़ा। अब क्यों नहीं करना पड़ा वो बता दिया, कंफ्यूजन दूर, डाउट दूर। कंफ्यूजन दूर, डाउट दूर। पर ये जो बचा हुआ 2 लाख इसको कुछ करना पड़ेगा। कहाँ बचा? देख, अरे तो वो तो अभी वो तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा ना। अरे भाई 12 लाख का कर्जा था, हाँ, 12 लाख का कर्जा को तू इनकम मान लिया था पहले ही क्रेडिट में दिखा के, अच्छा, और 10 लाख रुपए तेरे जेब से चला गया, तो 2 लाख का प्रॉफिट अभी भी बुक्स में क्या है? रिकॉर्ड है। वही 2 लाख रुपए क्या बन जाएगा? तेरा प्रॉफिट बन जाएगा। उसके लिए अलग से तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। यही तो खासियत है किसकी? रियलाइजेशन अकाउंट की। यही तो खासियत है किसकी? रियलाइजेशन की। ये जो बोला ना कि 2 लाख का क्या करना पड़ेगा, वही डाउट था, वही फंसाव है, वही फंसाव है। वो सोच अगर गई, ज्यादा बुद्धि लगाए कि वो 2 लाख को कुछ करेंगे, डाउट आएगा, कभी नहीं बनेगा डिसोल्यूशन, कभी नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं? अच्छा क्यों नहीं अलग से रिकॉर्ड करेंगे? उसका लॉजिक बताया ना, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने 12 लाख का पहले क्या मान लिया? प्रॉफिट मान लिया। कर्जे को प्रॉफिट मान लिया हो, कर्जे को प्रॉफिट मान लिए हो, और उस प्रॉफिट से पेमेंट कर दी हो, तो 2 लाख का तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक में रिकॉर्ड हो गया। उसको दोबारा रिकॉर्ड, तो 2 लाख को और कुछ करना पड़ेगा क्या? 2 लाख को और कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं करना पड़ेगा। और ये जो 8 लाख वाला, वो भी तो वही हुआ,
10 लाख का लॉस मान लिया, हाँ 8 लाख जेब से चला गया लॉस बन के, 2 लाख का क्या हो गया, लॉस आ गया। लॉस आ गया। 10 लाख को लॉस मान लिया था, 8 लाख का प्रॉफिट मान लिया था, तो 2 लाख का लॉस तो ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड हो चुका है, तो उसको कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये भी। कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 तो वो इसीलिए सब चीज का यही हो गया हिसाब किताब। इसलिए जो तीसरा स्टेज है वो शुद्ध बताएगा, शुद्ध कितने का प्रॉफिट हुआ या शुद्ध कितने का लॉस हुआ। मतलब उसको आप सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं, या तो सरप्लस लिख दो या डेफिसिट, जो भी आ रहा है। अगर डेबिट ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम आ रहा है, तो जितना कम आ रहा है वो डेफिसिट है। अगर क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, डेबिट कम आ रहा है, तो जितना ज़्यादा आ रहा है वो सरप्लस है। सरप्लस को ए बी सी जो भी पार्टनर है उनके कहाँ बांट दो, कैपिटल से बांट दो। इसका इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ऐसे यहाँ भी ए बी सी कैपिटल से बांट दो। किस रेशियो में, जो रेशियो दिया हुआ है। यहाँ कोई ओल्ड न्यू नहीं होता, यहाँ एक ही रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस। समझ आया क्या, क्लियर है क्या? थोड़ा थोड़ा और बनाओ तो आएगा, थोड़ा थोड़ा और वीडियो का रिवीजन देखना तो आ जाएगा। वीडियो